में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता है, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का अपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। आज हम लोग गया जिले में हम लोग का पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। दो उद्देश्यों से ये बैठक रखी गई थी। दोनों उद्देश्यों की जानकारी मैं आपको देता हूँ, पर क्योंकि हम लोग झारखंड चतरा में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसी क्रम में हम लोग गया होते हुए हम लोग जा रहे थे, रात्रि विश्राम हमारा गया में था। और उसी क्रम में आज सुबह 9 बजे पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ, जिला के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये बैठक रखी। दो उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य आगामी 22, 23, 24 सितंबर को पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। दरवाजा बंद करो। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल फुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ? और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का अपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ
सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है। जदयू राजद, भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे, पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना। भाई कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी है, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मान्य बचते नहीं। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें, किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। जो अभ्यर्थी जो भर्ती के लिए अपनी जायज मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा था, भाई क्या गलत बात कर रहा था वो, अपने अधिकार की ही लड़ाई लड़ रहा था ना। आप लोगों ने वैकेंसीज निकाली क्योंकि शिक्षकों की जरूरत है बिहार में, और लाखों की संख्या में ये जरूरत है। तो भैया जब जरूरत है तो आप बहाली क्यों नहीं कर रहे? सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज सड़क पर हैं, क्यों है भैया? आपने वैकेंसी निकाली और सालों से सिलेक्शन होने के बावजूद आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब निकालेंगे, अगले महीने निकालेंगे, क्यों इस बात को लटकाया जा रहा है भैया? क्या कोई बैकडोर से, क्या कोई भ्रष्टाचार की योजना तैयार की जा रही है इनकी नियुक्तियों को लेकर, इनकी भर्तियों को लेकर? 7वें चरण की भर्ती अभी तक सरकार ने क्यों नहीं निकाली? सरकार जवाब दे, और निकाले तत्काल प्रभाव से ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। भाई आप लोगों ने शिक्षक से लेकर छात्रों तक का बुरा हाल कर रखा है। मगध विश्वविद्यालय गए थे अभी 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, जब हम पिछली बार हम आए थे, वहां पर छात्र धरने पर बैठे हुए। भैया समय पर आप कोर्स पूरा नहीं करते, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। क्या अराजक माहौल है भैया। शिक्षक सड़क पर है, छात्र सड़क पर है, और मुख्यमंत्री बिजी हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। शिक्षा मंत्री बिजी हैं अपनी खाने की दावतों में जाने के लिए। इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बैठ के कि भैया जो प्रदेश के जो ज्वलंत विषय हैं उसको सुलझा लिया जाए, और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। एडीएम पटना के किस बर्बरता से तिरंगे पर और अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई इनके अधिकारी ने। भाई वो तिरंगा दिखा रहा था, ये वही तिरंगा है जिसको दिखाकर यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र ने सीमाएं पार की थी। और सिर्फ भारतीय छात्रों ने ही नहीं, दूसरे देशों के भी छात्रों ने तिरंगा दिखाकर एक सुरक्षा का भाव तिरंगे ने दिया था। और वहीं जब तिरंगा बिहार में दिखाया जाता है तो उन पर लाठियां चलती है। क्यों इतनी नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से? और क्यों तिरंगे के अपमान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं? 24 घंटे के भीतर जिस अधिकारी को बर्खास्त किया जाना था, क्यों नहीं किया गया? और न सिर्फ बर्खास्त, बल्कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस अधिकारी पे चलना चाहिए जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया। जा ही रहा हूं थोड़ी देर में। जोहार झारखंड। जो भी परिस्थितियां होंगी, कितने दिन तक बिहार में सरकारी चल सकती है आपके हिसाब से, जो आपको संभावना लग रहा है? देखिए, मैं आप लोगों की भाषा में कहूं तो एक राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं। मैंने इससे पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि मुख्यमंत्री बहुत जल्द एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे। ये बात सही हुई। मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि बहुत जल्द बिहार में ये सरकार भी गिरेगी। मुझे नहीं पता कैसे गिरेगी, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अराजक जो माहौल तैयार हो रहा है उसको लेकर भाई क्यों नहीं केंद्र सिफारिश कर सकती है कि एक आए दिन रोज़ हत्याएं हो रही हैं, क्यों नहीं केंद्र सिफारिश कर सकती है और राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। परिस्थितियां जो भी हों, भाई मुख्यमंत्री कब सफोकेटेड, ह्यूमिलेटेड फील करते हैं किसी को नहीं पता। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ तब तब जागने लगती है जब जब उनकी कुर्सी डोलने लगती है। तो अगर उनको लगेगा कि भैया राजद को मात्र 2 विधायकों की ज़रूरत है,
खुद उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 2 ही विधायकों की जरूरत है ना, उनके पास तो है ही। उनको इनके 40-42 विधायकों की क्या जरूरत है भैया? उनके पास 19 कांग्रेस के हैं, कुछ 16 के आसपास CPI CPM के हैं, मांझी जी के हो गए, तमाम मिला के वो 120 का आंकड़ा वो पार कर रहे हैं। तो अगर 1-2 विधायक और आगे उपचुनाव होने ही वाले, तो उसके बाद उनको नीतीश जी की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही उनकी कुर्सी डोलने लगेगी, मुख्यमंत्री फिर अलग होंगे, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनकी जागने लगेगी। तो बहरहाल परिस्थिति जो भी हो, मैं इतना ज़रूर मान के चलता हूं कि अगले 6 से, जो आपका प्रश्न था, 6 से 8 महीने में मुझे लगता है बिहार चुनाव की ओर अग्रसर होगा। ये बोल रहा था कटाक्ष किया है, उस पर आपकी क्या? शर्मनाक कि शराब नहीं मिलती, पत्रकारों को इसलिए बेचैनी है। ये एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कि इसका मतलब जितने भी पत्रकार हैं वो शराबी हैं? भाई, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हकीकत है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब सरकारें बेलगाम हुई हैं, पत्रकारों ने, पत्रकारिता ने ही उन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। और भैया, होती है शिकायत पत्रकारों से, क्यों? क्योंकि आप लोग सही चीज़ें दिखाते हैं। अगर आप दिखाते हैं कि इनके मंत्री अपने परिजनों के साथ सरकारी बैठक करते हैं, तो क्या गलत आप लोग दिखा रहे हैं? अगर इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट निकला है, दिन भर अगर वो न्यूज़ चैनल में चलता है, तो क्या गलत है भैया? एक ऐसा मंत्री जो दागी, और कितने दागी मंत्रियों को इन्होंने जगह दी, ये अगर मीडिया के चैनल दिखाते हैं तो क्या गलत दिखाते हैं ये? और उसके बाद मीडिया से अपनी भड़ास निकालने का ये तरीका, भाई सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या तो इसे कहते हैं। लोकतंत्र का चौथा, इनको चिंता अपने नेताओं की तुरंत हो जाती है। जब उनके ऊपर CBI ED की रेड पड़ती है, तमाम लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं उनके संरक्षण में। अरे भाई, वो नेता लोग हैं, सक्षम है अपना संरक्षण करने के लिए, सामर्थ्य है अपना संरक्षण करने के लिए। आप संरक्षण कीजिए बिहारियों का, उन युवाओं का जो सड़क पे लाठियां खा रहे हैं। आपको संरक्षण करना है तो पत्रकारिता का संरक्षण कीजिए, ताकि बेखौफ होके पत्रकार अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर सकें। जो पत्रकारों की हत्या हो रही है, उनके परिवार में सुरक्षा का भाव दीजिए। कल को पत्रकार घर से बाहर नहीं निकलेगा अगर आप ये प्रमाण नहीं देंगे कि भैया आपके जाने के बाद आपके परिवार को देखने वाला कोई है। एक के बाद एक घटनाएं पत्रकारों के साथ हो रही हैं, और उस पर जाकर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना तो दूर, पत्रकारिता के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भैया शराबी हैं और नहीं मिलती शराब, इसलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और कोई बात नहीं हो सकती। झारखंड के राजनीति मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, गुजरात मॉडल वो दिखाते थे। भाई, ये कौन सा मॉडल दिखाएंगे? क्या है नीतीश मॉडल? भाई, चिराग मॉडल ने आपके नीतीश मॉडल को धराशायी कर दिया। चिराग मॉडल की वजह से आपका नीतीश मॉडल पहले नंबर से तीसरे नंबर का बन गया। आधे से ज्यादा आपके प्रत्याशी हार गए। तो क्या है नीतीश मॉडल आपके पास? क्यों 2024 में जनता आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माने? और वो भी ऐसा गठबंधन, भानुमति का कुनबा विपक्ष में, जब एक मंच पे तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं विपक्षी एकता दिखाने के लिए, तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और दावेदार भी कैसे कैसे भैया? कांग्रेस 600-700 विधायक वाली पार्टी, कई और क्षेत्रीय दल हैं, ममता जी की बनर्जी 200 प्लस विधायक वाली पार्टी, अखिलेश जी 100 से ज्यादा, केजरीवाल जी 150 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी, पंजाब दिल्ली सब मिलाकर, और ये जा रहे हैं 40 विधायक वाले। हाँ, वो 150, 300, 600 विधायक शांत रहेंगे, और ये 40 विधायक वाले को ये लोग प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भैया? कि बिहार अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तो अब देश भी बिहार और अपराध में नंबर 1 हो जाए। तो इसीलिए ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहा है बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से जिस तरीके से बिहार बर्बादी की कगार पर आया है, परिणाम 2020 में इनको भुगतना पड़ा। अब अगले मध्यावधि चुनाव जब भी होंगे बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी संभवतः अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी वहीं दूसरी तरफ मजबूती से हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के दिए हुए संकल्प बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे कम से कम इस बात का संतोष होता है कि हमारी ही पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर दुख सुख की घड़ी में मजबूती से बिहार की जनता के बीच खड़ी रहती है। वही काम हम लोग आने वाले दिनों में भी हम लोग निरंतरता में करते रहेंगे। पार्टी के तमाम प्रत्याशी मजबूती से अपनी अपनी विधानसभा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है। और उस तैयारी में ये विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि अगली सरकार
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी संभवतः खाता भी नहीं खोल पाएगी। अब इसके अलावा आप लोग मर्डर का भी, भाई मैं गया था निसुर से मिलने, भागलपुर में, दरभंगा में गया था निसुर से मिलने। भाई किस हालात में, एक दो लाठी आप और मारते उसका सर फूट जाता, मर जाता वो लड़का। कौन जिम्मेदार होता इसके लिए? पर कोई सरकार की तरफ से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। उस एडीएम का संरक्षण कैसे किया जाए? कहते हैं भैया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली अभी। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। आप सबके कैमरे ने कैप्चर किया कैसे उसको बालों से घसीटा गया, जाके दे दनादन लाठियां एडीएम के द्वारा उसके ऊपर चलाई गई। और उसके ऊपर ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग के पास जांच हो रही है, जांच कमेटी बैठा रहे हैं। संरक्षण देते हैं ये लोग अपराधियों को, और देती है ये सरकार अपराधियों को संरक्षण। जितनी हत्याएं हुई हैं, टारगेट किलिंग हमारे प्रदेश में होने लग गई है भैया। कहीं चौकीदारों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग को टारगेट करके इस सरकार में मारा जा रहा है, और सरकार खामोश है। एक अपराधी मुझे बता दें किसी घटना में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके ऊपर सजा हुई हो। सरकार के पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। सरकार व्यस्त है भैया, कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री क्या करेगा, कौन कैसे भ्रष्टाचार करेगा, 7 निश्चय में और भ्रष्टाचारियों को कैसे संरक्षण दें, जो तस्कर उत्पन्न हो गए हैं जहरीली शराब के, उन तस्करों को कैसे संरक्षण मिले, अवैध जहरीली शराब का जो निर्माण बिहार के हर एक प्रखंड में हो रहा है, उन निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण प्रशासन कैसे दे। और परिणाम स्वरूप अराजक माहौल प्रदेश में तैयार हो गया। भाई जंगल राज मुख्यमंत्री बोलते थे, ये तो डबल जंगल राज चल रहा है भैया। ये कौन से कम दोषी हैं अगर ये दूसरे को जंगल राज गिनाते हैं? आज की तारीख में बता दीजिए भैया कौन सी नई सरकार बनी है बिहार में? पिछले 30 सालों से इन्हीं लोगों की सरकार है जो आज सरकार में 32 सालों से। जब इन 32 सालों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, आज ये लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। आज ये लोग बोलेंगे कि भैया आप देखिए कि हम लोग आने वाले, थोड़ा समय दे दीजिए। भाई थोड़ा समय क्या दे दीजिए, 30 साल आपको दे दिया गया। थोड़ा समय करते हुए 30 साल में आपने बिहार को आपने बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब मुख्यमंत्री की नज़र है 2024 में। शर्म नहीं आता इनको? बिहार के मुख्यमंत्री ढंग से ये बन नहीं पाए, जाएंगे देश के प्रधानमंत्री बनने। कौन सा मॉडल दिखाएंगे भैया बताइए? उस वक्त भी खिलाफ था, क्योंकि उस वक्त चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। जनादेश का अपमान हुआ था उस वक्त। शिवसेना ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार, महाविकास अघाड़ी की उन्होंने सरकार वहां पर बनाई। जब मैंने उसका भी विरोध किया था, मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जिस तरीके से उनकी पार्टी में टूट कर आकर और एक वैकल्पिक सरकार वहां पे तैयार की गई, और संभवतः कुछ इसी तरीके के परिदृश्य हम लोग को झारखंड से भी देखने को मिल रहे हैं। पर वहाँ पे 2 तरीके की परिस्थितियाँ हैं। एक संवैधानिक संकट भी वहाँ पे उत्पन्न होगा कि भैया जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर, उनकी विधायकी को लेकर भी कई तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या स्वरूप रहेगा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, बट हाँ बदलाव मुझे लगता है ज़रूर झारखंड में होगा। घटना घटी है एक पति पत्नी की, जिस तरीके से वहाँ पर हत्या कर दी गई। यही मैं बोल रहा हूँ भाई, आए दिन हत्याएं। आज की तारीख में सड़क पे चल रहे लोगों में कोई सुरक्षा का भाव बचा ही नहीं है। कब कहाँ से कौन आकर आपको गोली मार देगा। और मैंने कहा ना कि ये हर एक वर्ग में व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके वर्ग के हिसाब से चौकीदारों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जाति के आधार पर। छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है महिला होने की जमात के आधार पर। तो कोई जाति, कोई वर्ग, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टारगेट किलिंग नहीं हो रही हो। और सबसे बड़े दुख की बात, आप वहाँ पे चले जाइए, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। किसी भी अपराध में चले जाइए तो जो विक्टिम है वो बोलते हैं भैया खुलेआम घूम रहे हैं, आज भी आके हमको धमकी देके गया। और प्रशासन गिरफ्तार करना तो दूर, परिवार को सुरक्षा तक नहीं देता। यही अराजक माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। और ये मानकर चलिए, और ये बिहार की जनता मानकर चले कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में ये अराजक माहौल रहेगा ही रहेगा। ये अब सिंगल से डबल जंगल राज हो गया है। ये माहौल आने वाले दिनों में और विकराल रूप ही धारण करेगा। बार बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप लोग किससे गठबंधन कर रहे हैं, आप लोग किसके साथ गठबंधन में जाएंगे। मेरा गठबंधन से बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता ने 2 बार मुझे मौका दिया, 2019 में, 2024 में। 2019 में मैंने कहा कि मैं 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए नहीं, 8 साल के लिए नहीं, 9 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 12 साल के लिए नहीं, 13 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए नहीं, 16 साल के लिए नहीं, 17 साल के लिए नहीं, 18 साल के लिए नहीं, 19 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 21 साल के लिए नहीं, 22 साल के लिए नहीं, 23 साल के लिए नहीं, 24 साल के लिए नहीं, 25 साल के लिए नहीं, 26 साल के लिए नहीं, 27 साल के लिए नहीं, 28 साल के लिए नहीं, 29 साल के लिए नहीं, 30 साल के लिए नहीं, 31 साल के लिए नहीं, 32 साल के लिए नहीं, 33 साल के लिए नहीं, 34 साल के लिए नहीं, 35 साल के लिए नहीं, 36 साल के लिए नहीं, 37 साल के लिए नहीं, 38 साल
और जिसका गठबंधन जनता के साथ हो गया उसको किसी और गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। और आज की तारीख में भैया बिहार में तो कम से कम गठबंधनों के कोई मायने नहीं बचे। ये जनता को झलावा देते हैं ये गठबंधन, क्योंकि आप लड़ते एक गठबंधन के साथ हैं और आप सरकार चलाते दूसरे गठबंधन के साथ हैं। तो भैया जब आपको मनमर्जी करनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है आप किस गठबंधन के साथ आप जाते हैं नहीं जाते हैं। आप आज इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ लीजिए अपना समीकरण पूरा करने के लिए, कल को तो भैया चुनाव के बाद आपको जिसके साथ मन करेगा उसी के साथ ना आप सरकार चलाएंगे। तो बिहार में गठबंधनों के कम से कम कोई मायने बचे नहीं। इसीलिए मैं भी ना आतुर हूँ, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं अभी किस गठबंधन में हूँ नहीं हूँ। मैं बिहारियों के साथ हूँ। चुनाव के वक्त ये निर्णय लिया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन में जाती है। कल रात